नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके नए YouTube चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें हम आज पढ़ेंगे बायोलॉजी पार्ट 3। बायोलॉजी पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। जिस भाई को ये वीडियो देखने हैं वो स्टडी विद जितेंद्र पाल पे जाकर सर्च करें और सर्च करने के बाद ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करते थे बायोलॉजी का। आगे जो 2 पढ़ा चुके थे, इसके अलावा तीसरा राइबोसोम आज में पढ़ाना है, राइबोसोम। तो देखो दोस्तों, लिखते हैं साथ साथ में राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम से एक क्वेश्चन बनता है मुश्किल से, ये बनता है कि राइबोसोम की खोज किसने की, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इसे क्या कहा जाता है। तो राइबोसोम की अगर खोजकर्ता की बात कही जाए तो राइबोसोम की खोज पैलेयड नामक वैज्ञानिक ने की, और इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इस वजह से इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि फैक्ट्री में किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, ऐसे यहाँ पर प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब आगे इससे पढ़ते हैं इसके। अच्छा, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इससे आगे पढ़ेंगे लवक। इससे आगे हम पढ़ेंगे लवक क्या होते हैं। व्हाट इज प्लास्टिड? लवक, लवक क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड होते क्या हैं, लवक क्या होते हैं। तो लवक की अगर की खोजकर्ता की बात कही जाए कि इनके खोजकर्ता हैं, तो लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने की। किस वैज्ञानिक ने? हैकल नामक वैज्ञानिक की। और लवक होता है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में अवस्थित होते हैं, यानी यह पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका मतलब जंतु कोशिकाओं में, प्राणी कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। चलो, तो अब अभी तक हमने पढ़ाया था कि पादप कोशिकाओं में क्या क्या जंतु कोशिका से अलग होते हैं। तो 2 चीज़ अभी हम बता चुके हैं, उन्हीं 2 चीज़ को बताएंगे। नंबर 1, पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और दूसरा हमने बताया प्लास्टिड, कहने का मतलब लवक ये पादप तो क्या नाम जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। अगर ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लवक को सिम्पसर नामक वैज्ञानिक ने, किस बात के हैं? सिम्पसर नामक वैज्ञानिक ने लवक को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। एक पहला है वर्णी लवक, दूसरा है अवर्णी लवक, और तीसरा है आपका हरित लवक। कौन सा लवक? हरित लवक, सॉरी इसी में लिख दिया। और तीसरा है आपका हरित लवक। कौन कौन से हमने बताया आपको? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक की बात की जाए तो इसे हम, अच्छा इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है, तो इनको देखो आवर्णी। आ शब्द जहाँ आ जाए, आ मीन्स नहीं, जिसमें वर्ड मीन्स होता है रंग, तो जिसमें रंग नहीं होता है उससे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। LEUCOPLAST, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और जिसमें रंग पाए जाते हैं, वर्डी मीन्स होता है रंग पाए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा रंग पाए जाते हैं उसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, और हरित लवक को आपका कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि
कि लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक जिसमें रंग नहीं होता है उन्हें हम अवर्णी लवक कहते हैं। अब बात करें कि तो पौधे के अवर्णी लवक जो हैं पौधे के किन भागों में पाए जाएंगे, तो अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाएंगे जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो अवर्णी लवक पौधे के उन भागों में पाए जाते जहां पर क्या होगा, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है तो क्या होगा आपका, नंबर 1 जड़, नंबर 1 जड़, और नंबर 2 तना। लेकिन कौन सा तना, भूमिगत तना। जैसे मान लो भूमिगत का हो जाएगा आलू, आलू हो जाएगा, भूमिगत तना हो गया, ठीक है। तो आलू, तो ये क्या हम बता रहे थे, अवर्णी लवक जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता पहुँचता है उसे हम कहते हैं अवर्णी लवक। दूसरा आपका है वर्णी लवक। क्या है, वर्णी लवक। तो वर्णी लवक किसे कहते हैं, वर्णी लवक, यानी इसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में लिखते हैं इसको, भी इंग्लिश शब्द है ये, लेकिन क्रोमोप्लास्ट, और प्लास्ट मीन्स लवक, क्रोमो मीन्स रंगीन। तो रंगीन लवक तो पौधे के कैसे भागों में पाए जाएंगे, तो भाइयों ये पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिकतम मात्रा में जाता है, या फिर कहते हैं ये क्या करते हैं, पौधों को रंग देते हैं, पौधों को रंग देते हैं। रंग देने का मतलब फूल हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, आपका पत्ती हो गया। तो फूल, फल, पत्तियों इन पर पाए जाने वाले लवक को हम क्या कहते हैं भैया, वर्णी लवक। और तीसरा लवक है आपका हरित लवक। कौन सा लवक है, हरित लवक। और हरित लवक जैसा नाम है, इसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, इसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है, हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है, अब हरित लवक के बारे में देखिए आप कि सूर्य के प्रकाश, और यहाँ पर जो हरित लवक हो गया, थोड़ा ये देख ले स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमारे वीडियो में या नहीं, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। हरित लवक के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो हरित लवक जो है कहाँ पाया जाता है, एकदम पत्तियों में पाया जाता है। और जब पत्तियों में पाया जाता है तो ये क्या होता है आपका, भोजन बनाने में, पौधे के भोजन बनाने में सहायता करता है। और तो भोजन बनाते हैं पौधे किसी विधि से, प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे भोजन बनाते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल इसमें होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की विधि से पौधे भोजन बनाते हैं। तो 6CO2 + 12H2O = क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं। तो C6H12O6 + O2, 6O2, इसको थोड़ा करते हैं तो 6, हाँ ठीक है, प्लस H2O, H2 तो है। तो C6H12O6 + 6CO2। आप देखो पौधे क्या कर देंगे, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। चलो देखते हैं इसको। अच्छा थोड़ा गलत हो गया शायद, अच्छा हाँ ठीक, यहाँ 6H2O होगा। 6H2 आप करेंगे तो 6, 12 और 6, 18, यानी 12 और 6, 18, ठीक। C6 ओके। इसके बाद ठीक ओके, थोड़ा गलत हो गया था शुरुआत में। तो यह 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ग्लूकोज। क्या होगा भाई, ग्लूकोज, ठीक है। पौधे भोजन बनाते हैं। तो हरित लवक क्या होता है, हरित लवक पर दोहरी संरचना होती है। अगर हम हरित लवक की बात करें, हरित लवक की दोहरी संरचना होती है। और दोहरी संरचना होती है, देखो अब हम पढ़ेंगे कि एक अवस्था होती है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा।
यानी ग्रेना और स्ट्रोमा दो क्रियाएं आपकी आती हैं। तो ग्रेना क्रिया क्या होती है, मान लो ये पादप की कोशिका है, तो यहाँ पर ये इस तरह की संरचना होती है, ठीक है। और ये जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिक्के नुमा संरचना होती है, इसे हम कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना क्या है, ये ग्रेना एक प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक अभिक्रिया है। ये क्या होता है कि ग्रेना यहाँ पर जो पौधे होते हैं ग्रेना में प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और तो प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, और पौधे अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में बनाते हैं। तो वो कहाँ पे बनाते हैं, स्ट्रोमा में पौधे अपने प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो ये आपका था कि ग्रेना और स्टेमा से क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपना पौधे कहाँ पर बनाते हैं, तो ग्रेना में बनाते हैं। और तो ये कैसी हो जाएगी आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया हो जाएगी। और स्टेमा है प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन अपना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब देखो आपसे ही है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के क्रम में, प्रकाश संश्लेषण जो होगा किस प्रकार के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा, और लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है, तथा हरे रंग के प्रकाश में, कैसे रंग के, हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब ज़्यादा होती है, लाल रंग के प्रकाश में, और सबसे कम कब होती है, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। तो आपने ये प्लास्टिक पढ़ लिए। अब कुछ ऐसे रंग होते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके कारण मिर्च का रंग लाल होता है, किसके कारण कौन सा ऐसा लवक होता है जिसके कारण मिर्च का रंग हरा होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन से जैसे आप लिख लोगे कैप्सेसिन नामक लवक के कारण, जो कैप्सेसिन नामक लवक होता है, कैप्सेसिन के कारण जो होता है जो मिर्च का रंग लाल भी होता है और मिर्च का रंग हरा भी होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत से हैं, कैप्सेसिन हो गया। अब आप कहोगे कि जैसे सेब का रंग किसके कारण लाल होता है, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब का रंग कैसा होता है तुम्हारा, लाल होता है। एंथ्रोसाइनिन नामक लवक के कारण इसका रंग कैसा होता है, आपका लाल होता है। इसके बाद अगर कहें कि गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है, गाजर का रंग कहें तो कैरोटीन नामक लवक के कारण गाजर का रंग कैसा होता है, आपका लाल होता है। कुकरमीन के कारण किसका रंग तुम्हारा है, कुकरमीन के कारण चुकंदर का रंग कैसा होता है, आपका लाल होता है। तो ये इस प्रकार के हैं, और भी आपके हैं। तो आप इतने परीक्षा की दृष्टि से आप इम्पोर्टेंट है वो लिखा दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे, प्लास्टिड पढ़ा हमने। तो प्लास्टिड हमने बता दिया कि लवक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लवक होते हैं, बर्डी लवक, अबर्डी लवक। और प्रकाश की अवस्था में भोजन ग्रेना में बनाते हैं, तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन कहाँ बनाते हैं, स्ट्रोमा में बनाते हैं। और ग्रेना कैसी होती है, कैसी संरचना होती है, ये आपके सिक्के की आकार की संरचना होती है। और ग्रेना के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ग्रेना के एक पार्ट को, सिक्के के एक पार्ट को क्या कहते हैं, तो ये ज़्यादा डीपली है। और परीक्षा की दृष्टि से जितना था हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप कहें कि ग्रेना के छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम आज पढ़ेंगे अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन से बनते हैं। अगर हम इनकी बात कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तुम्हारी किसने की, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, ठीक है। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एक कीट पर की, ठीक है। कीट के मांस में जो कीट होते हैं किसमें की, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और अल्टमैन ने इसे मतलब
अल्टमैन ने इसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। अगर हम बात करें बेंडा नामक एक अल्टमैन, ये वैज्ञानिक हैं आपका, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो यहाँ से तीन कॉन्ड्रिया नाम दिया एक बार, ठीक है। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब इसके कैसे क्या कहते हैं, इसका उपनाम क्या है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस से क्या कहा जाता है? मान लो ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये हमने कोशिका है, और कोशिका को जो बाहरी भाग है ये तुम्हारा क्रिस्टी से कह दिया, ठीक है। देखो अब ये कोशिका के अंदर ये जो कण है इसे हम F1 क्या नाम देते हैं? F1 नाम देते हैं। F1 कण, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? या ऑक्सीसोम कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। ऑक्सीसोम कहा जाता है। तो ऑक्सीसोम का जब पूर्णतया विघटन होगा, विघटित होने के बाद अपार ऊर्जा निकलती है, और अपार ऊर्जा जब निकलती है तो इसीलिए जब ऊर्जा निकलती है इसी वजह से इसे ऊर्जा का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे F1 या ऑक्सीकरण के अंतिम विघटन से क्या होता है? अपार ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखो कि जीवाणु की बात करें, जीवाणु एक पॉइंट इससे लिख सकते हो, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, बहुत गर्मी है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर मतलब इनको छोड़कर सभी प्राणियों एवं पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया अवस्थित होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अवस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अवस्थित का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, ठीक है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से आप इतना ही रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलकर ने की, और अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, जबकि बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और पावर हाउस द सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये हमने आपको बता दिया है कि ऑक्सीसोम के विघटन के बाद अंतिम श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। और एक पॉइंट बताया है कि जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी कोशिकाओं, सभी कौन सी? पादप तथा जंतु कोशिकाओं में के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से, यानी बहुत ज़्यादा रूप से, अनियमित रूप से क्या होता है? अनियमित रूप से माइटोकॉन्ड्रिया अवस्थित रहते हैं। और प्रत्येक जीव का कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब देखो क्रिस्टी के अंदर F1 कण होते हैं, तो हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और ऊर्जा जो मिलती है वो किसके रूप में मिलती है? ये बात सही है, ऊर्जा जो मिलती है वो ATP के रूप में मिलती है। ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहा जाता है, और ATP को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आपको एक पॉइंट आगे पढ़ते हैं। चलो आगे हम देखते हैं कौन सी क्रिया के? क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है।
ठीक है। तो क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। अगला हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम अगला है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम अगर बात की जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो लाइसोसोम की खोज आपकी की है डी डुवे। डू डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आत्महत्या का थैला कहा जाता है। यानी आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। मतलब याद करने का तरीका, जो ले डुवे उसकी खोज किसने की, डी डुवे ने, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये थैलीनुमा, ये होता क्या है लाइसोसोम, एक हमारे कोशिका में की थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है, ये थैले की आकार की मान लो ये संरचना होती है और इसमें क्या होते हैं, संरचना होती है जिसमें एंजाइम्स भरे होते हैं। जिसमें क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं और एंजाइम्स भरे होते हैं। अब ये क्या करते हैं और एंजाइम्स जहाँ होंगे वो पाचन क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एंजाइम्स पाचन क्रिया में सहायता करते हैं तथा कुछ भोजन के दौरान आए रोगाणुओं को खत्म करते हैं। क्या होता है इसमें कि एंजाइम्स भरे हैं, ठीक है, और कोई रोगाणु आए, इसको इसने मार दिया मान लो। फिर क्या हुआ, अब की बार जो रोगाणु आया वो इससे बड़ा है, धीरे धीरे बढ़ा। एक कंडीशन ये आएगी कि अगर वो नहीं मरता, एक पॉइंट अपने से ने दिया, फिर 4 लड़ने के लिए आई, 10 20 और अगर क्या होगा लास्ट में अगर बड़ा आ गया और इस रोगाणु को ये नहीं मरता है तो ये थैला अपने आप फट जाता है और जब अपने आप फट जाता है तो ये रोगाणु अपने आप मर जाता है। इसी वजह से अपने आप फटता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है, ठीक है। तो रोगाणुओं से लड़ने के कारण मर जाता है, उसी वजह से इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अब एक पॉइंट टाइप रहेगी कि तारक काय क्या होता है। तो तारक काय क्या था, तारक काय देखिए आप, तारक काय जो है ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनकी खोज किसने की, दुबोवरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और इसे सीधा पॉइंट डिक्टो पॉइंट करेंगे जैसा कि परीक्षा की दृष्टि में आता है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसे क्या कहते हैं, तारक का। यह केवल किस में पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिकाओं में अवस्थित होता है या जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है कि ये जंतु कोशिकाओं के विभाजन में, जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो ये सीधा क्वेश्चन था कि तारक काय क्या है। तारक काय की खोज किसने की, बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर बात की जाए तो ये क्या करता है कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अब कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, उनको देखते हैं। गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय मीन्स होता है शरीर। तो गोल्जी काय क्या होता है और गोल्जी काय की खोज किसने की, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और गोल्जी काय का उपनाम क्या है, तो गोल्जी काय की अगर हम बात करें, गोल्जी काय की खोज कैमिलो, कौन से कैमिलो गोल्जी ने की। इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का यातायात या सीधा ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है,
ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है मतलब ट्रैफिक पुलिस क्या है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, यातायात को डायरेक्टर करते हैं मतलब नियंत्रक का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार ये कोशिका में क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी कोशिका है, तो ये कोशिका में चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है और कोशिका में कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है उसको पहुँचाने का कार्य भी करता है। तो इसीलिए इसे हम कोशिका का क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि एक श्रावण करता है, ये श्रावी पदार्थ है, ठीक है। और श्रावण किसका करेगा, एंजाइम्स का करेगा, एंजाइम्स का करेगा। तो अभी हमने बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। और चलो तो ये गाल्जी काय पड़ा, अब आगे है आपका गाल्जी काय पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया हम लोगों ने, लाइसोसोम पढ़ लिया, ठीक है। और डीएनए भी पढ़ लिया था, डीएनए भी पढ़ लिया और आरएनए, डीऑक्सीराइबोस। तो हमने कोशिका के सभी पार्टों को अधिकतर आपका क्या कर दिया, पढ़ लिया है। तो इससे आगे कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम होगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसको हम कल पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं, आप लोग जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर, या प्ले लिस्ट में नहीं होगा तो वीडियोज़ में जाकर आप तीनों पार्टों को देख सकते हैं। और देखने के बाद कोशिका का जितना भी पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको मिलेगा पाचन तंत्र, रीजनिंग की भी एक क्लास मिल चुकी है और मैथ के 4 वीडियोज़ आपकी अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज़ आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम आपको अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, सभी लोग घर पे रहें और सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहें, ठीक है। और कभी कभार वीडियो अपलोड नहीं होता है तो उसको अभी कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, इस वजह से हम क्या करते हैं, मेरा भी मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, तो कभी कभार की बात है। लेकिन वीडियो तो आपको पर डे एक ना दो तो वीडियो आपको पर डे मिलते ही हैं। वीडियो को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को। चैनल ग्रो होगा, आपका परिवार ग्रो होगा। तो आपके परिवार से हम भी जुड़े हैं, तो हम भी क्या करेंगे, अपने परिवार में अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, जिससे कि मेरा परिवार बड़ा होता चला जाए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।